हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE मेन पेपर जो हुआ है 6 सितंबर 2020 को शिफ्ट 2 में। उस पेपर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक पोर्शन को डिस्कस करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है गुड यील्ड में हमें क्या मिलेगा। तो हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। हमें पता है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो है जो मेथड जो है वो प्रेपरेशन ऑफ जो है प्राइमरी एमीन्स के लिए यूज़ होता है, प्राइमरी एमीन्स। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऑप्शंस, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो उसमें आप देख सकते हो कि एक्चुअली में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स में हम लोग बात करें तो प्राइमरी अमीन्स में जो ग्रुप, प्राइमरी अमीन्स में NH2 ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीन्स में NH ग्रुप होता है और टर्शियरी अमीन्स में N होता है, नाइट्रोजन होता है। तो हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे NH2 है तो ये प्राइमरी अमीन है। ये NH2 दैट विल आल्सो रिगार्डेड जो है कि प्राइमरी अमीन की पॉसिबिलिटी को ये रिगार्ड कर सकते हैं ये कि ये भी हो सकता है आंसर। यहाँ पे जो ग्रुप है CONH2 तो ये डिस्कार्ड हो रहा है। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो रही है क्योंकि ये एमाइड की प्रिपरेशन के लिए मेथड नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन हम लोग बात करें इसमें जो है NH ग्रुप है, NH ग्रुप। तो NH मीन सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन को ये वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट विल आल्सो डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है वो प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन के लिए है। तो अब हम लोग कर रहे हैं कि गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस रिएक्शन है वो होता कैसे है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में थैलामाइड लिया गया है, थैलीमाइड लिया गया है। इसमें एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस है, एल्कोहलिक QH। थैलामाइड में जो ये NH है, NH जो है ये जो हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है पर ये इतना एक्टिव नहीं है। तो इसमें हम लोग जो है एल्कोहलिक QH लेते हैं। एल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में OH जो है जो यहाँ पे OH है वो जो है इसको अपसाइड कराएगा, किसको? हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को जो है अपसाइड कराएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एग्जाम्पल है एसिड बेस रिएक्शन का, एग्जाम्पल है एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें जो एल्कोहलिक जो QH है उसमें ये जो OH पार्ट है, OH पार्ट नेगेटिव पार्ट, और ये पोटाशियम प्लस, ये H+ आयन को अपसाइड करवा लेगा, यहाँ से अपसाइड करा लेगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज एसिड बेस टाइप है। तो यहाँ से H+ आयन बाहर निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइट्रोजन के ऊपर रिटेन हो जाएंगे। ये हो गया। तो जिसकी वजह से ये जो बना इसका नाम पोटाशियम थैलामाइड आ गया। ये जो पोटाशियम थैलामाइड जो बना वो थैलामाइड जो बना है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ये जो पोटाशियम थैलामाइड आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये थैलामाइड का जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे लिया गया है अल्काइल हैलाइड C2H5Br। ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक करेगा। और ये जो मैकेनिज्म होगा इस रिएक्शन का SN2 मैकेनिज्म होगा। इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और साइमल्टेनियसली ब्रोमीन जो है एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है वो इसको लीव कर रहा है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ब्रोमीन के साथ जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन और जो बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है साइमल्टेनियसली हो रही है और ये जो है SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो हमें पता है कि जो उसके बाद SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है, टर्शियरी की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है और टर्शियरी जो है SN1 को फॉलो करता है। तो तभी जो है यहाँ से जो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से मेनली जो है प्राइमरी अमीन बनने का यही मेन कारण यही हो सकता है कि
ये जो रिएक्शन, ये जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसलिए इस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम लोग प्राइमरी अमीन ही बना सकते हैं। इसके बाद जो है जब यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो N इथाइल थैलामाइड बन गया। और जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH, तो जिसकी वजह से ये थैलिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से इथाइल अमीन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मैंने शॉर्टकट में बता दिया आप लोगों को कि कैसे थैलिक एसिड और इथाइल अमीन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जनरली इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं जब अमीन्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है, तो उस टाइम मैं इसके मैकेनिज्म को डीपली डिस्कस करूँगा। तो अब आ जाओ चॉइसेस के बारे में हम लोग देखें। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो है सेकेंडरी अमीन को वो नहीं कर सकता, सेकेंडरी अमीन को प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए है। सो फोर्थ ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे NH ग्रुप आ रहा है जो कि सेकेंडरी अमीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकेंडरी अमीन जो दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एमाइड भी नहीं बना सकता, मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये अमीन्स के लिए है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एनिलीन के बारे में, कि ये मेथड जो है वो एनिलीन के लिए एनिलीन क्यों नहीं हम लोग इससे बना सकते हैं। हमने अभी देखा, अभी हमने वॉच किया कि हमने C2H5NH2 प्राइमरी अमीन बनाई, हमने प्राइमरी अमीन C2H5NH2 इथाइल अमीन बनाई किससे, हमने C2H5Br से। आप देख सकते हो, एक्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, Br, एल्काइल हैलाइड में। आप देख सकते हो कि रिएक्शन के यहाँ पे हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड ये लिया था, यहाँ पे C2H5Br लिया था। यहाँ पे जो है एल्काइल हैलाइड लिया था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, Br निकला और फाइनली यहाँ पे कौन सा आ गया, NH2 आ गया। Br निकला, न्यूक्लियोफाइल निकला Br, और इसकी जगह कौन आ गया, NH2 आ गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसकी वजह से प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। और यदि हम लोग एनिलीन बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग बात करें एनिलीन चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C2H5 के ग्रुप जगह हमें कौन सा ग्रुप लेना पड़ेगा, एराइल ग्रुप लेना पड़ेगा, एराइल ग्रुप लेना पड़ेगा। और एराइल जो है ड्यू टू रिजोनेंस इट विल एक्वायर, यहाँ पे जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो एराइल हैलाइड होते हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होती है, लेस होती है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर जो है, इसका जो बॉन्ड को ब्रेक करना है वो डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से एराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होगी, कम होगी। जिसकी वजह से मैं इस मेथड के द्वारा एनिलीन को नहीं बना सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी अमीन है NH2 ग्रुप, और इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे यदि मैं CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, CH2 और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, Br, और फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से Br निकल जाएगा और कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि इस मेथड के द्वारा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा हम लोग जो है बेंजाइल अमीन बना सकते हैं, जो कि प्राइमरी अमीन है, और इसे बनाने के लिए हमें बेंजाइल हैलाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेंजाइल हैलाइड। तो देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पॉलीमर से लिया गया है। पॉलीमर के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो क्वेश्चन जो है मैच पे डिपेंड है कि हमें
चॉइसेस को मैच करना पड़ेगा, फर्स्ट आइटम को सेकंड आइटम से मैच करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट चॉइस में बोल रहा है नेचुरल रबर, बोल रहा है कि नेचुरल रबर जो है वो किससे, यहाँ पे जो है जो राइट साइड दिया हुआ है इसमें कि नेचुरल रबर जो है वो उसकी प्रेपरेशन किससे होती है, कौन उसका मोनोमर होता है। तो हम लोग बात करें कि किससे इसकी प्रिपरेशन होती है नेचुरल रबर की, तो नेचुरल रबर जो है आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। नेचुरल रबर जो है उसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो जाके पॉली आइसोप्रीन बनता है, जिसको हम लोग नेचुरल रबर बोलते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल रबर जो है ए चॉइस पे है और जो आइसोप्रीन है वो जो है वो फोर्थ पे है। तो ये ए जो है फोर्थ के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। अब हम लोग बात करें न्यूप्रिन। न्यूप्रिन के बारे में बात करें तो न्यूप्रिन का जो मोनोमर होता है वो क्लोरोप्रीन होता है। जब क्लोरोप्रीन जो है जो न्यूप्रिन जो है वो एक सिंथेटिक रबर होता है। न्यूप्रिन जो है उसका जो मोनोमर है वो क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन का जो पॉलीमराइजेशन होता है तब जाके न्यूरोप्रीन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि न्यूप्रिन जो है बी जो बी आइटम बताई गया है वो जो मैच कर रही है वो किससे मैच कर रही है, थर्ड ऑप्शन जो है क्लोरोप्रीन के साथ मैच कर रही है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि बी जो है वो थर्ड के साथ मैच करेगी। उसके बाद आ गया ब्यूना एन जो है नाम से क्लियर है, इसमें टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डाला हुआ है कि ब्यूटाडाइन, बी यू मीन्स ब्यूटाडाइन, एन ए मीन्स सोडियम और एन मीन्स होता है एक्राइलोनाइट्राइल। तो चलो दिखाने को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ब्यूना एन जो है कैसे उसकी रिएक्शन होती हैं ब्यूना एन के बारे में। तो ये आप देख सकते हो कि ब्यूना एन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्यूटाडाइन लिया, एक्राइलोनाइट्राइल लिया और कोपोलीमराइजेशन हुआ और ब्यूना एन नाइट्राइल रबर की फॉर्मेशन होगी। नाइट्राइल रबर यहाँ पे बन गया, आप देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, नीचे बन गया। तो ये जो है एक्चुअली में जो ये जो प्रोसेस जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है और उसको आप देख रहे हो कि यहाँ पे को पॉलीमराइजेशन भी बोल रहे हैं। को पॉलीमराइजेशन का मतलब वो पॉलीमराइजेशन जिसमें दोनों मोनोमर जो हैं डिफरेंट होते हैं, उस को पॉलीमराइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें दोनों मोनोमर जो है डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों मोनोमर जो है डिफरेंट है, इसलिए इसको को पॉलीमराइजेशन बोला गया है। तो अब ये आपका क्लियर हो गया ना। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट ब्यूना एन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रही है, सी ऑप्शन जो है मैच कर रही है सेकंड के साथ 1,3-ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल के साथ जो है मैच कर रही है। उसके बाद आ गया डी ऑप्शन के बारे में बात करें। ब्यूना एस नाम से क्लियर है, बी यू मीन्स ब्यूटाडाइन, एन ए मीन्स सोडियम और एस मीन्स स्टाइरिन। तो ये भी एक एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, को पॉलीमराइजेशन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन आ गया, कोपोलीमराइजेशन हुआ, दोनों मोनोमर जो है वो डिफरेंट है और फाइनली आप देख सकते हो कि स्टाइरिन की फॉर्मेशन होगी। तो इसके जो मोनोमर्स हैं ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन है, तो इसको SBR या ब्यूना एस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्यूना एस जो डी वाली ऑप्शन है इसके जो मोनोमर्स होंगे वो कौन से होंगे। इसकी जो डी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, तो डी ऑप्शन जो है 1 के साथ मैच करेगी और फाइनली देख लो आप सेकंड जो है इसका आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, IUPAC नेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच किए गए हैं। तो जैसे कि एक CHO है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नाइट्रो NH2 और OH। तो इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो एक तो फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड है,
दूसरा जो है एल्कोहल है, और तीसरा जो नंबर आता है वो NH2 ग्रुप का, और नाइट्रो जो है वो सब्सिट्यूएंट है, प्रीफिक्स एक्ट करता है। तो अब हम लोग बात करें कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात करें तो एक ऑर्डर होता है, टेबल होता है, इसका ऑर्डर का टेबल होता है कि जिसमें मोर देन फंक्शनल ग्रुप होता है, और मोर देन फंक्शनल ग्रुप में कौन जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्ट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि इस यहाँ पे तो चलो दिया नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप ही एक्ट करता है, और अदर जो है वो जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो हमेशा जो है वो एक्ट क्या करेंगे, प्रीफिक्स वो सब्स्टिट्यूएंट्स ही एक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड, अल्कोहल और जो है अमीन जो है वो दिए हुए फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। तो इसमें नंबर आता है, पहले जो आता है नंबर एल्डिहाइड का आता है, उसके बाद जो है एल्डिहाइड का नंबर आएगा, फिर आता है अल्कोहल का, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, एमीन आता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है एक्ट कौन करेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बेंजीन जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन एक्ट कर रही है। तो नंबरिंग कहाँ से हम लोगों ने करनी है, नंबरिंग करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है तो फंक्शनल ग्रुप जो एक्ट करता है उसका कार्बन काउंट होता है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1। आप देख सकते हैं कि नाइट्रो यहाँ पे नज़दीक है और जो अमीन है वो थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, तो जो नज़दीक पड़ेगा वहीं से नंबरिंग होगी। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, इस हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। यहाँ जो सफिक्स होगा बेंजल्डिहाइड होगा, तो बेंजल्डिहाइड हम लोगों को 3 चॉइसेस में बेंजल्डिहाइड आ रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जब ये जो है सारे के सारे अब तो सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करें, तो इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकली चलेगा कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे नाइट्रो एन बाद में आ रहा है, ये आएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, यहाँ पे कार्बन भी है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना है अपने ना, ये नहीं कि स्किप करके, ये हाइड्रोक्सी और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और उसके बाद आ गया एमीन। तो अमीनो, अमीन के लिए यूज़ होएगा जब प्रीफिक्स एक्ट करेगा अमीनो। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जो है NH2 पहले आ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन पे अटैच है, 5 पे अटैच है। तो हम लोग देखेंगे इसका नाम हो जाएगा NH2 के लिए, NH2 ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे, अमीनो। तो अमीनो जो है वो 5 पोजीशन पे है, तो ये आ गया यहाँ पे 5 अमीनो। उस अमीनो के बाद आएगा H का नंबर आ गया, हाइड्रोक्सी का नंबर आएगा, कौन सी पोजीशन पे है, हाइड्रोक्सी 4 पे, इसका नाम आएगा 4 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे कार्बन है इसलिए क्या होएगा, मिथाइल। और नाइट्रो जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे नाइट्रो, तो इसलिए इसका नाम होएगा 2 नाइट्रो, और जो सफिक्स आ गया क्या बोलेंगे इसको, बेंजल डिहाइड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 4 के साथ जो है इसका नेम जो है मैच करेगा, तो 4 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें भी मैच आया है कि आइटम 1 को आइटम 2 से मैच करने के लिए बोला गया है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 स्टार्टिंग मटेरियल एंड आइटम 2 रीजेंट्स, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल दिए गए हैं और रीजेंट्स दिए गए हैं, मतलब आइटम 1 में आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं और आइटम 2 में आपका जो है रीजेंट्स दिए हुए हैं। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड की प्रेपरेशन के लिए हो रहा है, तो मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। और आपने यहाँ पे रीजेंट्स को क्या करना है, जो रीजेंट्स को स्टार्टिंग मटेरियल के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बेंजीन के साथ क्या होगा, बेंजीन के साथ कौन सी जो है मैच करेगा तब जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हम जैसे देख रहे हैं कि बेंजीन के साथ जो है यहाँ पे आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3। तो आपको याद होगा ये जो रिएक्शन है एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड गेटरमैन-कोच रिएक्शन है, उसके ये रीजेंट्स लिए गए हैं। तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन में जैसे हम लोग बात करें कि क्या होता कैसे है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बेंजीन ले लिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, HCl लिया, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जो है कंबाइन करके फॉर्मिल क्लोराइड बनाते हैं, और फॉर्मिल क्लोराइड जो है इसके साथ जो है AlCl3 रिएक्ट करता है, फॉर्मिल क्लोराइड के साथ जो है AlCl3 रिएक्ट करेगा। जब फॉर्मिल क्लोराइड के साथ AlCl3 रिएक्ट करेगा
तो ये जो है लिविस एसिड बिहेव करता है, तो ये इसको यहाँ से क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करा लेगा, AlCl4- बन जाएगा, AlCl4-, और यहाँ से क्या होएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस बेंजीन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, और यहाँ पे जो है CHO ग्रुप जो है, CH+ जो ग्रुप है यहाँ पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि बेंजीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजिल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो हम लोग देख रहे थे जैसे कि बेंजीन जो है वो किसके साथ मैच करेगा, कौन से रीजन से मैच करेगा, COHC कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl और AlCl3 के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम का जो फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है वो किसके साथ मैच कर रही है, R के साथ जो है वो मैच कर रही है। अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड के बारे में, बेंजोनाइट्राइल, मतलब साइनाइड ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, नाइट्राइल जो है CN को स्पेसिफाई करता है। तो बेंजोनाइट्राइल से हमने बेंजिल्डिहाइड बोलना है, तो आपको याद आ रहा है कि स्टीफन रिडक्शन जो है एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसमें CN ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, CN ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, CN ग्रुप जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHO। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, CN ये ले लिया हमने, बेंजोनाइट्राइल लिया, इसमें SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि कार्बन और जो नाइट्रोजन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड की ब्रेक हो जाती है, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड जब टूटेगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे और एक नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NH एमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर आएगा, वाटर आ गया, हाइड्रोलिसिस आ गया। तो आप देख सकते हैं कि CHO यहाँ से CHO बन जाएगा, CH यहाँ से दो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, CHO बन जाएगा, और ये जो है NH जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन टू से दैट स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो बेंजोनाइट्राइल जो साइनाइड ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है ऑप्शन में बेंजोनाइट्राइल के साथ, तो आप देख सकते हैं कि HCl, SnCl2 एंड हाइड्रोलिसिस, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है P के साथ मैच कर रही है। और थर्ड वन के बारे में बात करें, बेंजोइल क्लोराइड, बहुत ही फेमस रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बेंजोइल क्लोराइड के बारे में हम लोग यदि डिस्कस करें तो ये एक रोजनमैन रिडक्शन था, नेमिंग रिएक्शन है बहुत, तभी जाके बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि H2 पैलेडियम BSO4 बेरियम सल्फेट, सल्फर पॉइजनड बाय सल्फर एंड क्विनोलिन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे बेंजोइल क्लोराइड लिया, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड, जब बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप लग जाता है तो बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। रिडक्शन हुआ, COCl जो है दैट इज किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप सल्फर, ये क्विनोलिन की प्रेजेंस दी हुई है, ये इसलिए डाला जाता है, सल्फर वगैरह इसलिए डाला जाता है, क्यों, टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड, अदरवाइज इट्स का रिडक्शन टेक प्लेस हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH2OH हो जाएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड इट इज पॉइजनड बाय सल्फर और क्विनोलिन, टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड, अदरवाइज इसका रिडक्शन हो गया। यदि आप सल्फर नहीं डालते तो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जानी थी। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेमिंग रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन, उसके रिएजेंट्स लिए गए हैं। तो ऊपर ये जो था स्टीफन रिडक्शन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड में किसके साथ मैच कर रहे हैं, जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो Q के साथ मैच कर रही है, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, पैलेडियम BSO4, सल्फर एंड क्विनोलिन। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे थर्ड होगा, देख सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच करने का आ गया है कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट है, उसके लिए कौन कौन से रीजेंट जो है यूज़ होते हैं, ये टेस्ट दिए हुए हैं फेमस काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे रीजेंट्स लुकास टेस्ट, ड्यूमस मेथड, जेल्डाल मेथड, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हम लोग, हमें याद है कि लुकास टेस्ट के बारे में यूज़ करें तो हम लोगों का एक रीजेंट होता था दैट इज कॉल्ड लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट कौन सा होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, इक्विमोलर दैट इज कॉल्ड लुकास रीजेंट बोलते हैं इसको।
एक्चुअली लुकास टेस्ट को टाइम टेस्ट भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शंस के बारे में, ये आपका जो अल्कोहल है दैट इज़ प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शियरी भी हो सकते हैं। ये आपका आ गया लुकास रिएजेंट, ये है लुकास रिएजेंट। जब हम लोग लुकास रिएजेंट को अल्कोहल में डालते हैं, अब हमें नहीं पता कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इसमें एक्चुअली पहले मैं रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ये H2 बाहर निकल गया और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब हम लोग लुकास रिएजेंट को अल्कोहल में डालते हैं, इट में भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, कुछ भी हो सकते हैं ये। जब हमें नहीं पता कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है, जब हम लोग अल्कोहल्स में लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्काइल हैलाइड। और जब अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है तो अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है तो टर्बिडिटी आती है सॉल्यूशन में। तो हमें पता नहीं है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। यदि हमने लुकास रिएजेंट को डाला और यदि टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई, अपीयर होगी, उसी टाइम आ गई, तो उस अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शियरी। यदि जो टर्बिडिटी आ रही है इमीडिएटली आ रही है, इमीडिएटली आ गई, तो कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शियरी अल्कोहल। और यदि हमने लुकास रिएजेंट को डाला और जो टर्बिडिटी जो आ रही है विद इन 5 मिनट्स के बाद आ रही है, 5 मिनट्स के बाद आई, तो जो अल्कोहल होगा दैट इज कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और लुकास रिएजेंट में जब हमने अल्कोहल को लुकास रिएजेंट को अल्कोहल में डाला और टर्बिडिटी आई नहीं है, आ ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया, वेट करते आधा घंटा हो गया, नहीं आई, ठीक है, और आपको हीटिंग करने पे ही यदि वो टर्बिडिटी आ रही है, तो इसलिए वो जो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो जो अल्कोहल होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो आप देख सकते हैं कि टर्बिडिटी जो है टाइमिंग पे डिपेंड कर रही है, टाइमिंग पे डिपेंड कर रही है। यदि टर्बिडिटी एकदम आ गई टर्शियरी, टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद आ रही है सेकेंडरी, और ओनली अपॉन हीटिंग दैट इज प्राइमरी। तो ये जो लुकास रिएजेंट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लुकास टेस्ट के बारे में, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट विल मैच विद डी ऑप्शन के साथ जो है वो मैच कर रही है, आप देख सकते हो, ये लुकास रिएजेंट है। सेकंड जो चॉइस बता रही है, जो ऑप्शन आ रही है, वो ड्यूमर्स मेथड के बारे में बताया गया है। तो ड्यूमर्स मेथड में क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, तो उसके लिए ये मेथड जो है यूज़ होता है, ड्यूमर्स मेथड। तो इसमें होता है कि जनरली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में इसको बर्न किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ड्यूमर्स मेथड में कौन सा आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसकी प्रेजेंस में कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है? CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और जो एटमॉस्फेयर होगा वो किसका होगा? CO2 का। तो जब इसको बर्न किया जाता है तो बर्न करने के बाद जो है इसमें जो गैसेस वगैरह निकलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में, तो इन गैसेस को हम लोग जो है सिर्फ जो नाइट्रोमीटर ट्यूब होती है उसमें पास करते हैं, जो उसमें जो है 40% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया होता है। तो CO2 और वाटर वेपर जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि QH जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। नाइट्रोजन जो है उस ट्यूब के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। तो ये जो मेथड है दैट इज़ नोन एज ड्यूमर्स मेथड। तो सिंपली बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको CuO और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हीट किया, और फिर जो नाइट्रोमीटर था उसमें भेजा, उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 40% होता है, स्किप्स नाइट्रोमीटर बोलते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज करके CO2 और वाटर की फॉर्मेशन करेगा, और CO2 और वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। और जो नाइट्रोमीटर ट्यूब के ऊपर जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो है नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड हो जाती है। जो नाइट्रोजन गैस, फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की हम लोग परसेंटेज जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है काफ़ी फेमस है, जेल्डाल मेथड है, क्वालिटेटिव क्वांटिटी एनालिसिस से लिए गए +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जेल्डाल मेथड में हम लोगों को यहाँ पे भी जो है एस्टिमेशन करते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को
इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग नाइट्रोजन की कितनी उसकी परसेंटेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें जो है पहले जेल्डर फ्लास्क में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया जाता है, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 को डाला जाता है और पोटाशियम सल्फेट डाला जाता है। पोटाशियम सल्फेट जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4 को इंक्रीज करता है और साथ में इसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है। तो ये डाइजेशन होता है इसका नाइट्रोजन का। तो वो जो है नाइट्रोजन जो है वो जो सोल्यूशन में जब ये आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जब हम लोग NaOH के साथ जो है हीट करवाते हैं तो वहाँ से जो गैस लिबरेट होती है वो अमोनिया होती है, जिसको हम लोग H2SO4 या HCl पे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जितना अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है HCl या H2SO4 ने एब्जॉर्व किया है उस अमोनिया के अमाउंट से हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब बात किया जाए तो जेल डाल में हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो वो जो हम लोग निकाल रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। अमोनिया से हम लोग नाइट्रोजन की परसेंटेज का पता लगाते हैं। सिंपली हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको H2SO4 की, यही क्वेश्चन था कि जेल डाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस रेजेंट के साथ जो है हीट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ई ऑप्शन में बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ हीट किया जाता है, H2SO4 के साथ हीट किया जाता है और साथ में उसमें जो है पोटाशियम सल्फेट डाला जाता है जो कि H2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है और कॉपर सल्फेट डाला जाता है और नाइट्रोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में। और जब हम उसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जो है वहाँ से अमोनिया गैस निकलती है और वो जो है HCl या H2SO4 में एब्जॉर्ब की जाती है। तो आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जेल डाल मेथड में कंसनट्रेटेड H2SO4 में हीट किया जाता है। रेजेंट के बारे में पूछा गया, तो ये वाला जेल डाल मेथड में जो रेजेंट यूज होता है वो कौन सा होता है, H2SO4। तो जो थर्ड ऑप्शन जो है वो ई के साथ मैच कर रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो जो है एक टेस्ट आ रहा है, हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें जो रेजेंट यूज़ होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ ऑप्शन जो है ए के साथ मैच कर रही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तो मैच कर गए हैं, फोर्थ ऑप्शन जो है वो ए के साथ मैच करेगी। तो सारी की सारी मैच हो चुकी हैं, तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पर चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंसबर्ग टेस्ट बता देता हूँ कि क्या होता है इसमें। हिंसबर्ग टेस्ट में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं हम लोग और प्राइमरी अमीन ले ली यहाँ पे हमने। प्राइमरी अमीन जो है यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम आ जाएगा N इथाइल, जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है इसलिए इसका नाम आ जाएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हमने डाला था, हमने बात की थी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस होती है QH की, एक्वस QH की। तो ये जो प्रोडक्ट आया ये जो है ये QH में सोलूबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। QH जो है आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, QH जो है बेसिक इन नेचर है, बेस है। और यहाँ पे जो है ये जो हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो रखा है अटैच। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H+ साइन निकल जाएगा और एसिड ये H+ और OH के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में सोलूबल है। और अगली बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी अमीन के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्राइमरी मीन था, ये सेकेंडरी मीन था। इसमें यहाँ से सेकेंडरी मीन देख सकते हो आप, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, यहाँ पे HCl बाहर निकल गया। तो जब ये रिएक्शन ये बना, प्रोडक्ट बना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान से आपने देखा होगा यहाँ पे ये C2H5 C2 ऊपर नीचे C2H5 है, नीचे C2H5 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो QH के साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकती, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं N डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N डाइइथाइल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे C2H5 भी अटैच है और यहाँ पे C2H5 नीचे भी अटैच है, तो ये भी N के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे N, ये भी इथाइल यहाँ पे,
ये भी इथाइल नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, इसलिए NN 2 है इथाइल, इसलिए हम लोग इसको क्या बनेंगे, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है वो सोलूबल नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाएगा इसमें। और टर्शरी अमीन्स के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजीन सल्फोनिल जो क्लोराइड है उसके साथ जो है टर्शरी अमीन जो है रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन है एक्चुअली में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में। तो प्राइमरी अमीन जो है उसका रिएक्शन हो रहा था, तो जो उसका प्रोडक्ट आया था N इथाइल बेंजोनामाइड वो बेस में सोलूबल था क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन था। और जो आपने देखा कि सेकेंडरी अमीन में आया NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था जिसकी वजह से वो बेस में जो था वो इनसोलूबल था। और टर्शरी जो है वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि टर्शरी में इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो है हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक टाइप से हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, हिंसबर्ग इसको टेस्ट बोलते हैं, जो टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया, डीपली कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स A, B एंड C ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ऑर्डर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट का, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इस हिसाब से आपने निकालना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो हमें याद है कि हमने +1 में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, ब्रांचेस मेक द BP लोअर। यदि ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। स्ट्रेट चेन जैसे आइसोमरिक, कोई आइसोमरिक जो है हेलोल्कीन है, तो आप देख सकते हो कि यदि उनका तीनों का यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि सेम है, तो जिसकी ब्रांच ज़्यादा होगी उसका सरफेस एरिया जो है कम होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। जो स्ट्रेट चेन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसलिए आइसोमरिक जो हेलोकेन्स या जो भी कंपाउंड्स हैं आइसोमर्स में क्या होता है कि जिसकी चेन स्ट्रेट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाता है, इंटरमोल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखना है कि वो देखना है हमने कि क्या इसमें हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ए चॉइस आपका देख सकते हैं कि ए में क्या दिया हुआ है, ये एल्कीन दी हुई है आपकी और उसमें HBr दी है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है। तो यदि बेंजोइल पेरोक्साइड दिया है तो यहाँ पे आपका जो है हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंटी मार्कोनी-कोव्स रूल लगेगा। और नीचे कोई भी ये एल्कीन दी है सिंपल, HBr, कोई भी जैसे पेरोक्साइड वगैरह नहीं दिए हुए है तो मार्कोनी-कोव्स रूल लगेगा। और ये भी आपकी एल्कीन दे रखी है, HBr के साथ रिएक्शन है, तो इसमें सिंपली जो है कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी-कोव्स रूल लगेगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने जैसे फर्स्ट चॉइस जो है ये ले ली मैंने, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये एल्कीन दी हुई थी, HBr दिया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है बेंजोइल पेरोक्साइड की, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, H+ जो है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पार्ट। मार्कोनी-कोव रूल के हिसाब से, एंटी मार्कोनी-कोव रूल्स या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनी-कोव रूल भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम इसके हैं रूल के। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एडिशन होता है वो डबल बॉन्ड के आगे पीछे होता है। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो है लेस होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4, एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो आप देखोगे कि एंटी मार्कोनी-कोव रूल बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो है लेस होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे CH था, तो यहाँ पे क्या बन गया, वो CH2 बन गया है ना, CH2। और Br पार्ट जो है नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल लग गया। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से कि ये CH था, ये बन गया CH2, और ये CH2 था, इसके साथ Br क्या हो गया, अटैच हो गया। तो सिंपली मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। अगला जो चॉइस दी हुआ है
ये भी एल्कीन दे रखी है, HBr है। पॉजिटिव पार्ट ये दिस इज़ योर H प्लस पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन लगा दो यदि आपको टेंशन हो रही है तो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, CH2 बैलेंस हो गया, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे कोई रीजेंट्स वगैरह नहीं दिए हैं, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होंगे, क्योंकि मार्कोनी कोप्स रूल लगेगा, क्योंकि कोई रीजेंट की मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं दी हुई है। और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के होंगे, कम होंगे। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे गया, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल, और यहाँ पे कौन अटैच हो गया, यहाँ इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया, और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे क्या बन गया, CH3 बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ तो ये बन गया CH3, मैंने सिंपली लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3। यदि ये सिर्फ CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये Br यहाँ पे अटैच हो गया, दिस विल बी Br। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर है, जैसे मर्जी लिख लो आप, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। अगला भी है स्ट्रक्चर दी हुई आपको, एल्कीन दी हुई है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस पार्शियल माइनस डेल चार्ज आएगा, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पर प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये आ गया कार्बन, ये CH2, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो कहाँ पे है पॉजिटिव पार्ट, कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो किस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा आप देख सकते हो, सिंपली, बहुत ही सिंपल है, इस टाइप से हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये 2 थे हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, 3 मैंने हटा दिया, बॉन्ड हटा दिया। ये जो है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, CH3 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया Br, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मुझे लिख लो। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट A ऑप्शन में जो है स्ट्रेट चेन है, जो B ऑप्शन है उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रांच है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रांच है, और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ब्रांच थर्ड वाली से कम है। तो आप देख लो फर्स्ट वाला जो है स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होगा। जो लास्ट वाला है उसकी ब्रांचिंग थोड़ी सी कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है जो स्ट्रेट चेन वाला फर्स्ट है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए सबसे ज़्यादा है। अब देख लो बी और सी को यदि हम कंपेयर करें तो बी और सी में जो है सी के केस में ब्रांचिंग जो है थोड़ी कम है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बी से क्या होएगा, ज़्यादा होगा। सी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा किससे, बी से, क्योंकि बी में बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, एंड हमें पता है कि ब्रांचेज मेक द बीपी लोअर, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो कि ये आंसर जो है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है। तो ये मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट में मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। और आप देखा जाए तो बहुत ही JEE मेन का पेपर भी काफ़ी सिंपल आया हुआ था, ऑर्गेनिक जो है काफ़ी सिंपल है, तो प्रिपरेशंस करें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।